नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ राजा निर्वसिया है, जो श्री कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में इस सिलेबस में रखा है। और यदि रखा नहीं है तो महत्वपूर्ण भी है, पढ़ने में आप इसमें रस लेंगे और मनोरंजक कहानी है। राजा निर्वसिया कहानी है। एक राजा निर्वसिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती थी, जिनमें से ऊपर वाली की विदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से साथिया बनाया जाता था। सभी बच्चों को मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्वसिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी थी। राजा राज काज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगती मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल ख़त्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बड़ाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी, गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की मां न जाने कब से आस लगाए बैठी थी कि उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय काटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सास का रोग था। उन्हें 101 दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाया और समझाया था, बेटा जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ, अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था कि जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की कि जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा कि घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर तो होते तो भला, कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वो एक गोद में न खिला पाई। वो चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती थी, अपनापन बरसता रहता था। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में या शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा अखेट को गई। माँ सुनाती थी कि राजा अखेट को जाते तो 7वें राज रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्र को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्तेदार के भाई दयाराम की शादी थी। कहा गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी।
कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सभी की गिग्गी बच गई, पर जगती और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाक वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। पर दरवाजे तर टूटते रहे। अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समाकर रह गई। चंदा रोते कलपति और मनोतिया मानती जब वह पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी सी चोट आई थी, उसे अस्पताल में छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते थे। जिस सामान की ज़रूरत होती पहुंचा जाते थे। पर धीरे धीरे उन लोगों को भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का आदमी कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते हैं। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे में लगा दवा का बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बैठा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे थे। ये इंपॉर्टेंट बच्चन सिंह पात्र हैं। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाला एक आध लोग। छठे छमां से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते हैं और फिर उसके जीने मरने खबर तक न मिली। उस दिन बचपन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसकी आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलती बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसी की कुर्सी के पास ही सांस से रोके खड़ी थी और वह रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुख से चीख निकल गई। बच्चन ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भाया आतुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तरफ कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चूक पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। आहो कराहो, दर्द भरी चीखों चरखड़े शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील लेता था। उसके मन में से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर से धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चाचा रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कैसे उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेलापरवाही तो चीख और कराह की एकरसता से उससे मिली थी। रोगों की हिम्मत बढ़ाने की कर्तनिष्ठा से जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं 2 आंखों की कटरा उसे घेर रही थी और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयाँ, हथेलियाँ और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांघ का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवा दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी है कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती तो वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को पैसा खर्चाना पड़ता है, उनमें बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगवाएंगे तो आते महीने लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा,
ताकत की दवाइयाँ की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा, कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई और उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही और नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के एक कमरे के कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे कि, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकर्षित करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। तुम्हारी औकात इन दवाइयों की नहीं है, औकात आदमी की देखी जाती, कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 4 दिन लग जाए। इसमें न तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। वो तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी। वो चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो। वो सबसे ऊपर सहायता करने वालों की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह ना पाई। उसके जी में आया कि कहा दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने नहीं स्वीकार करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठ पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई। वह बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ले जाती। और उससे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक आरोप में बड़ी बड़ी बातें काट जाता, ज्ञानियों की तरह सीख देता था। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम ही कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरिया में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी था कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवा खाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उससे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया। चंदा, वह आवाज़ इतनी बे आवाज़ थी और निरर्थक हुए भी इतनी सार्थक कि उस खामोशी में अर्थ भर गया था। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था, उसकी काली परछाई की परिध जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती हो, दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती हो। दवा खाने का लैंप सासा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कड़ा की आवाज़ दूर मैदान को छोकर तक डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा भी धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस ना होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी और उसके ऊपर पड़े
कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे जिनकी भाप से महक फैलती जा रही थी। वो धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने पर्स भरी नज़र उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी। वो सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी छप पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे ही उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप तो जलते जलते एक बार भभका था। उसमें तेल ना रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती थी, सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निडरता भी थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी के मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह की मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे के बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रही। उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबदला मैनपुर के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरते रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और मैं पुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल कथ भारीपन से भर गया। पता ही नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह काँप कर मिटने लगे और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा कि जैसे कि बनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पड़ी जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फीक रही थी, जिसके दराजदार दरवाज़ों से लालटेन की रोशनी की लकीर झाँक रही थी। वो कच्ची तंबाकू का धुआं रूधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपने जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मेजान लगाने में मशगूल थे। जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया कि राजा निर्बसिया अस्पताल से लौट आए हैं, कोलमा भी आई है। ये सब सुनकर घर के अंधेरे में बरूठे से घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया और झुझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या है, मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जलाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। ना तेल ना कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया। वो चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी हो, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कहा रहा था कि राजा निर्बसिया अस्पताल से आ गई, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया था। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता बिंदु सा रह गया है। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधेरा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियाँ जिनमें से बार बार झाँक कर देखता था, वह सीहे उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया था। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तंगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ
शरीर के अनुपात से बढ़ते बढ़ते डरवाने और भयानक हो गई। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर, और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट दिया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। जैसे बहुत कोशिश करने में घिघी बच जाने के बाद उसकी आवाज़ें फूटी। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसके ज़मीन पर रखे और चंदा की खाट की पाएँ सिर से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी और उसके नक्श उज्ज्वल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योत मिल गई। वह मुक्त सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल जन्मे, हाल के जन्मे बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाई, शरीर के रस की मिठास और स्नेह से चिकनाहट, और माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास। नंदे ने निर्द्वम सोए पलक और उनकी मासूम सी काटू की तरह बरौनियाँ और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पखुड़ी से पतले पतले ओठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध से महक थी। उसकी आंखों के सामने ममता से छा गई और केवल ममता। उसके मुख से अस्पष्ट शब्द निकल गया और बच्ची डरते डरते उसकी बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसारकर उसके सिर को अपनी सीमा से भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ वह जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूख गया। चंदा के हाथों की दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े बिखरने लगी। एक कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वो सब दवाइयाँ और ताकत की टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया था। जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोरकर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा था। वह सिंह का बना ढांचा रह गया है, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छोड़ चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी आहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। वह सोचता है आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उसने दूसरी आँख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कंडों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर थापेगा। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार पड़ ले, पर किस संपत्ति पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं। कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मेलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बढ़ाकर 11 मतरबा पैसों का हिसाब जोड़कर एकाध पैसा उधार मिन्नतें करते हैं। सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बधवाते हैं। भाव की जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांगकर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोटे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया।
भीतर वाले दरवाजे पर जा पहुंचा तो सासा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगी। कोई पुरुष स्वर था या जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ती उसे सूझ आई। वही से जैसे अनजान बनता बड़े बर्तन से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबाना है? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ भला कौन? कहता जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं? क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम्हें तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की, पूछने की, और फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला है होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे से फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा। वो चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता था। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती थी और तभी जीवन की तमाम विस्मताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है। बेकार यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या है। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है कुछ है, वह सोचता है यह कुछ है। सुख शायद है शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदि है, अभाव में जीवित रह सकने वाला आशाजनक कीड़ा है। तो फिर वासना, शायद हाँ शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा। तो फिर धन, शायद हाँ धन। उसके धन के लिए अपने को खपाया, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ किया जो उसकी आत्मा में नसूर सा रिश्ता रहता है। अपना उपचार मांगता है, शायद काम, हाँ यही, बिल्कुल यही। तो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना ना छोड़े जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबा सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके। चाहे उसके सुख हो या दुख हो, आरक्षा हो, सुरक्षा हो, शोषण हो या पोषण हो, उसे सिर्फ काम करना चाहिए। करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो उसकी प्रकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में नहीं पैदा हुआ है जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान की दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोई तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाले गाड़ियों को इस कारोबार में पहरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गई और चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दी गई। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा। और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पथ हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना उसका काम है। अब वह कामदार है। वह कामदार तो था ही, लेकिन जब टाल की उस जमीन पर पड़ी
तो छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता। सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखा तो एक निर्भयता बरबस उसके दिल को बांधने लगा। उसे लगता कि एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया हो। फिर इन पर कुल्हाड़ियाँ चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे। तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वालों के हाथ तक तोलकर बेच दिया जाएगा। और तब तक उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक गई, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देख तक खामोश बैठे रहे। ताड़ का काला गदरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहिए की पड़ी हुई लीक धुंधली से चमक उठती। वो बगल वाले मूंगफली की पेच की एक रस खड़खड़ाती आवाज़ कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता है, जिसके गदले पानी में कूड़ा तैरता रहता है। वो सुअर की कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौदते दोपहर हो जाता है, जिसके गदले में सिमटती वो शाम की धुंध छाने लगती है। तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता है। और उसके थोड़ी ही देर बाद वह अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह के एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता है। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता है तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता है, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता है। एक आधे बिक्री की बातें होती है और तब दोनों घर की ओर चल देते हैं। पर घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोला जाता, क्या तरकारी बनी है? मसाला ऐसा पड़ा कि उसका बाहर है और उसकी तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा पर या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। वो चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हीं तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता है। या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका ना जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा कि इन्हें कागज़ सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती है। अब मुझे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं है, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता है। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुआ तो भी एक चमचा और परोस दी। जगपति सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता हो। चंदा चौक पर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते हैं, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदारी नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे मिलकर तरह तरह की टीस चटक और ऐंठन पैदा करते। कोई एक रंग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटखटी तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाहें ताड़ के उस और बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबुल का एकांकी पेट सुन्न सा खड़ा रहता, जिस कब्र पर एक पर्दा नसीन और बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदासी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मुंह में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती, कभी काँप कर बुझ जाती। पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सधे समान से। लो कांपती, सभी काँप कर बुझ जाती। उसके कदम बढ़ चुके थे, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सधे समान से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबुल के कांटों के उस बीच उस साए साए करते नीचे मैदान में जब उसे कब्र से कोई रूह निकालकर निपट अकेली भटकती रहती, तभी ताड़ पर बैठे शुक्र गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज़ में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति की बदन काँप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबुल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से
भींचकर कंबल से मुंह छुपा औधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकहारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकाल कर आए, सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा फेरने लगे और कहने लगे, हाय राम, आज राजा निर्वसिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूटे पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गई। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाच से भर दे और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चल गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल रात मेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिकी हुई थी। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिनी बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही। उस सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोल मोहल्ले के घर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कुठरी में फेंकती रही सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ दिया। विस्फारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी कि बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटकर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली में रगड़कर रोकर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जन्मघंट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गई शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में। और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घरों की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी की घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम है। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया। वो सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी। अपनी पवित्रता की महानता की बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह लिए पड़ा रहा। न ठेकी की लकड़ियाँ चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई तो वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटकाई और मुट्ठी बांध कर बाहर का जोर देखा तो नसें तनी और बाहर में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ और कंकर की सड़क आई। सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते हुए वह साम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया। वो गली के अंधेरे की हिकारत भरी काली खोर भी भारी हो गई, जिसमें घुटने से उसकी सांस घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा हुआ रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह का घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी। वो चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके सामने आधे चेहरे को उजागर किया था और आधा चेहरा गहन कालमे में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की पूर्णता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फला फूला मुख जैसी टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाई पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया था। उसके खुले पैर पर उसकी निगाहें पड़ी तो सूजा सा लगा। एड़िया भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले और अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर दे और उसकी आंखों की गहराई में झांककर कहे, देवलोक से किस साप बस निर्वासित तुम इधर आ गई। चंदा यह साप तो अमिट था। तभी चंदा ने हबाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अत्यधिक लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए और घुटनों से
धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत से उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वो वहीं कमरे की दोहरी व चौखट से सिर टिका बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता जा रहा था और एक अजीब निस्पष्टता अजमंजस गत पर पथभ्रष्ट शकले पर आकारहीन खाना खा लेते चंदा का स्वर कानों पर आ। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बात टूट गया और वही घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक कर रो पड़ी। ना उठ सकी ना हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशरम, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाशें तले। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चराए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी बिराने में, तालाब के बगल, कब्र और बबुल और तार की परोस में। पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता था। उसका दिल तो कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा ना सक पाता। हिकारत भरी नजरें आता, पर वह वहीं पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके ना आँख है, ना कान है, ना मन है, ना इच्छा है। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आवाज शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बनने उस सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ी तो पूरा पेड़ थर्रा जाता था। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे काँप उठता। चंदा ने कहा था कि लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपये दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपये आग बन गए जिसकी आँच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सकुरे बाग से लगे डंडे पर से किसी ने आवाज़ लगाई। सकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दाएं पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतैया पेड़ को न छाट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकुरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे या तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, ना फूल का ना फल का। अब कौन इसमें फल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। सकुरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हुए। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जो सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी कि राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया था। हर तरह कोशिश की, पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही 2 बालक खेल रहे थे और उन्होंने यह सुना, कूदकर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएगी जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली और बालक दौड़े दौड़े घर गए और सुपारी लाकर छुआ दी। फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक दी। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये 2 बालक कहाँ से आ गए।
भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा, ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ और रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा की लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गाढ़ी नज़रों से मुंशी जी को तका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठाक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी आंखें गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मानूस सा मौन छा रहा था। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, सुन तो लिया तो होगा तुमने, क्या कहते हो जगपति? कहा गया। पर उसने लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से काट डालें। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी आंखें उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही हैं कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पतराई सी चिड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज? अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा? हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजोने की कोशिश करूँ? कहते कहते वह अपने को खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ मुंशी जी भी उठी। उसके कंधे पर हाथ रखे वो उसी गली तक लाए और अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबे ऐसा चला आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने देता था। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइया बैठक में जमा थी। वो चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था तो बेवा चाची का वह जहर बुझ तीर आ गई थी। राजा निर्वसिया अस्पताल से हैं और आज सत्यानाशी कुलबोरन है। वो स्वयं उसका वह वाक जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ और वह कुछ और जानती, आदमी का बच्चा न जानती, वह और कुछ भी नहीं जानती थी। कंकर पंथर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए, आखिर क्या है? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं है। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, मुझे जलाने को है। वह मुझे नीच समझती है या कायर? नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों के साथ का तन के दल से पार ले जाती है। मुझे जलाने को, अब मुझे समझती नहीं, कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी होती है, इम्पोर्टेंट है। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी होती है जो आदमी औरत की पहियों का साथ का तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर वेश्या और हर आदमी वासना का कीड़ा होता। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया है। वह बच्चा मेरा कोई नहीं है, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर उस रात के मोहक अंधेरे में उसने के फूल से अधरों को देखता, निर्बंध सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता है। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं है जो दिया जला ले। और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए पर उसे तो बेच दिया गया था। सिवा चंदा की कोई संपत्ति उसके पास थी?
जिसके आधार पर वह कोई कर्ज देता। कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता, काम पेड़ कहाँ से कटते। और तब सकुड़े के वो शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या है, उखड़ तो गया है। वह स्वयं भी तो एक उठता हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का न सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा पर उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है। पर वह किसी तरह टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपनी कुलदेवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी कि अपने सत्यत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की और राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया और रानी की छातियों में दूध भराया। उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह से गिरने लगी। राजा को रानी के सत्यत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज में संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग और अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी। और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की थी, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, वो दूसरे राज के नए सिक्के से बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो गई। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गत होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जार की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैं अफीम नहीं रुपये खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जार था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक नहीं जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए।